झारखंड जैसे स्टेट में आज भी जो मरीज गांव से सुदूरवर्ती क्षेत्र से शहर की ओर आते हैं, अस्पतालों में ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। क्या कहें? ये कहा जाता है झारखंड के अधिकांश हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के बाद में ही आयुष्मान कवर करेगा। क्या ऐसी बातें हैं क्या? क्या लगता है आज नक्सलवाद से भी बड़ी समस्या के रूप में कुपोषण उभर कर सामने आई है, इसकी वजह क्या हो सकती है? ये आज अगर सर देखा जाए तो आज भी नवजात शिशुओं को या फिर माताओं को अगर गांव ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर अगर लाया जाता है तो काफ़ी परेशानी होती है। आज भी खाट में लाया जाता है। ऐसे बातों पर सरकार को क्या सुझाव? सरकार झारखंड राज्य की राजधानी रांची में पहली बार ईस्ट जोन में नवजात शिशुओं से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बीएनआर होटल में आयोजित इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ पर शामिल हैं और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कार्यशाला का उद्देश्य क्या है, किस तरह का उद्देश्य है कार्यशाला का। ये बहुत भव्य रूप से किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्षेत्र चिकित्सा का क्षेत्र में हमेशा नई खोज, नए विचार, नए आयाम जुड़ते हैं ताकि हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में जो हम पब्लिक को देते हैं उसमें सुधार कर सकें। इसी कड़ी में नवजात शिशु के से संबंधित पूर्वी भारत का ईस्ट जोन नियोकॉन 3 यहाँ पर आयोजित हो रहा है और इसमें जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम और इंक्लूडिंग मिजोरम, मणिपुर, सब जगह के टोटल 11 स्टेट्स के लोग हैं यहाँ पर पूर्वी भारत के। और इसमें हम लोग एक दूसरे से अपना जो है वैज्ञानिक ज्ञान को आदान प्रदान करते हैं और बहुत हमारे स्पीकर दिल्ली, बॉम्बे से भी आए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं इसके एनएनएफ के। तो इसमें जो है इसका उद्घाटन कल किया पूर्व कुलपति डॉक्टर के नाग ने और इसमें 2 वर्कशॉप पहले हुई हैं। एक हुई है वेंटिलेटर से रिलेटेड इन्वेसिव वेंटिलेशन, एक है जिसमें वेंटिलेटर नहीं लगाना पड़ता है या नाक में ट्यूब नहीं डालनी पड़ती है या गले में ट्यूब नहीं डालनी पड़ती है, नॉन इन्वेसिव। एक रिम्स में हुआ और एक रानी हॉस्पिटल में हुआ। इसके बाद हमारा कॉन्फ्रेंस जो है गोष्ठी आज 2 दिन से यहाँ हो रही है, 17 और 18 सितंबर। इसमें जो है करीब 80 फैकल्टी, हमारे 80 प्रवक्ता जो है देश के विभिन्न कोनों से आए हैं। यहाँ तक कि श्रीनगर से हैं, दिल्ली से हैं, बेंगलोर से हैं, मुंबई से हैं, चंडीगढ़ से हैं, तो उड़ीसा से हैं, हर जगह से हैं और सब एक से एक अपने क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभावान लोग हैं और उनके विचारों के हम सब लाभान्वित होंगे। और यहाँ पर बच्चों में किस तरह से हम स्वास्थ्य सुविधाओं को और अच्छा कर सकें, क्या क्या सर्विसेज जोड़ सकें और क्या गलतियाँ हमसे हो रही हैं उसमें सुधार कर सकें, ये सब मुद्दों पर चर्चा हो रही है या हुई है। अभी तक हम लोग सर, जाहिर सा बात है कि शिशु मृत्यु दर पूर्व की भांति कुछ कमी हुई है, लेकिन बावजूद इसके आज अगर देखा जाए तो झारखंड में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर कुछ विचार? कुपोषण में ज़्यादातर काम डॉक्टर का है, आईईसी एक्टिविटी, उसको खाना पीना कैसे रखना है, क्या पोषण देना है, बताना है। बाकी सेंटर्स का संचालन और एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का होता है। सरकार को ध्यान हाँ, देना चाहिए। शायद कुछ करते हैं वो लोग और आगे भी करेंगे, हम लोग उनको राय देते हैं इस पर। और जहाँ भी अगर कमी रह जाती है तो कहीं बीच में गैप है, सो दैट कि पूरा हमारा झारखंड कुपोषण से अच्छी तरह से नहीं मुक्त हो पा रहा है। क्या लगता है आज नक्सलवाद से भी बड़ी समस्या के रूप में कुपोषण उभर कर सामने आई है, इसकी वजह क्या हो सकती है खासतौर पर? इसकी वजह एक तो अज्ञानता है निश्चित, क्योंकि हमारे शहरी क्षेत्र में कुपोषण आपको वैसा नहीं मिलेगा, बल्कि मोटापा वाला कुपोषण मिलेगा। एक अज्ञानता है, दूसरा पॉवर्टी है। पॉवर्टी होने के बाद भी अज्ञानता, आप उसको नहीं बताइएगा कि तुमको खाने में ऑयल लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, वो खाली दूध पिएगा, रोटी के साथ रोटी को दूध में भिंगा के खाएगा, खाली चावल में खाएगा। तो उसको पूरा दाल यूज करना है, एग्स यूज कर, प्रोटीन यूज करना है, ये सब जानकारी भी होनी चाहिए, प्लस उसका प्रावधान भी होना चाहिए। इसके लिए हमारा लगता है कि F75 से सेंटर्स वगैरह कुछ खोले गए हैं और कुछ और खोलने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर काम करते हैं और देते हैं। अब भी इसके लिए सरकार बहुत हद तक करती है, मगर बात है कि और थोड़ा इसमें आगे बढ़ के काम करने की होता है। सर, ये आज अगर
आज अगर सर देखा जाए तो आज भी नवजात शिशुओं को या फिर माताओं को अगर गांव ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर अगर लाया जाता है तो काफ़ी परेशानी होती है, आज भी खाट में लाया जाता है। ऐसे बातों पर सरकार को क्या सुझाव? सरकार ने तो की है कि ब्लॉक लेवल पर एक एम्बुलेंस हमेशा अवेलेबल रहता है। 108 पर आप खाली कीजिए और वो एम्बुलेंस आपके घर पर चला जाएगा। चाहे आपको आशा केयर मिलेगी, आशा वाली जो है सो इन्फॉर्म करेगी एम्बुलेंस को और वो आपको सर्विस देगी। वो ले आकर के जो है सो PHC में या आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और नहीं तो फिर जो है सो जो सदर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये ने गवर्नमेंट यहाँ तक अचीव कर ली हुई है। अब बीच जहाँ पर सुदूर ग्राम में जहाँ पर रास्ता नहीं है, गवर्नमेंट वहाँ पर हाँ सरकार को देखना चाहिए। सरकार बना रही है, कर रही है, लेकिन सब एक ही दिन में तो नहीं हो जाएगी। सर आज जो कार्यशाला हुआ उस पर क्या ठोस रूप से कुछ रिसर्च की बातें सामने आई है? हाँ, रिसर्च की बात सामने आई। पहले प्री कंसेप्शनल केयर, बच्चा होने से पहले ही हम लोग बाप माँ को सुरक्षित रखना है ना। 4 महीना पहले से जब वो प्लान करे कि अब हमको बच्चा होना चाहिए, उसी समय से उसको शिक्षा देना है। 4 महीना बिफोर द प्रेगनेंसी स्टार्ट, ठीक है। उसका न्यूट्रिशन, उसका मेंटल हेल्थ, उसका वो लोग का रहन सहन, वो लोग का आपस में कम्युनिकेशन, दोनों हस्बैंड वाइफ को इसको जो है से समझना पड़ेगा, समझना चाहिए और करना पड़ेगा। इसके बाद जो गोष्ठी हो रही है बच्चों के डॉक्टर का, उस देवघर में हो रही है, जिसका मैं ही ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हूँ। सर, झारखंड जैसे स्टेट में आज भी जो मरीज गांव से सुदूरवर्ती क्षेत्र से शहर की ओर आते हैं, अस्पतालों में काफ़ी ये स्वास्थ्य संबंधित सुविधा मुहैया कराने के लिए कई एक तरह की ठगी का भी शिकार हो जाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार की ये पहल रही है, भारत सरकार की भी पहल रही है और मुझे ये अच्छे से पता है कि पूरे ज़िलों में इस समय नवजात शिशु, क्योंकि मैं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ कि हर ज़िले में एक स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट और उसके नीचे एक स्पेशल न्यूबॉर्न केयर स्टेबलाइजेशन यूनिट और न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, एक सब सेंटर लेवल तक एक सुविधा प्रदान की गई है। इस समय नीड ये है कि हमारी कम्युनिटी में लोगों को ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि जब उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें बड़े शहरों की तरफ भागने के बजाय पहले अपने जो जिला चिकित्सालय हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाके और ये सुविधाओं को लेना है और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स या बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ आना है। अगर वो इस तरीके का डायरेक्ट वहाँ पे सिक बच्चे को लेके इतने डिस्टेंस ट्रैवल करके पूरा अपने जेब से पैसे खर्च करते हुए आते हैं और जैसे कि समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं और किसी गलत व्यक्ति के हाथों लग जाते हैं और कहीं दलाली का शिकार हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो इसमें वो अपना काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। और भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं कि जिसमें नवजात शिशु और उसकी माँ का 1 साल तक का इलाज पूरी तरह कवर्ड है। और आपको पता है अच्छी तरह कि आयुष्मान भारत की एक स्कीम हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लॉन्च करी है, जिसके तहत नवजात शिशु का भी ट्रीटमेंट एक फिक्स्ड कवर्ड है। तो कई अस्पतालों में वहाँ जब वो जाते हैं तो उन्हें अपने एंटाइटलमेंट्स के बारे में पूछना चाहिए। अपने आधार कार्ड अगर है तो वो ज़रूर लेके जाएँ, अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे वाला BPL कार्ड कोई है तो वो ज़रूर लेके जाएँ और इन सब चीज़ों के द्वारा अपने राइट्स के बारे में कॉन्शियस रहें। भारत सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं या राज्य सरकार की पॉलिसीज़ हैं जो रोगी कल्याण के लिए, उसके बारे में जागरूक रहें। और अगर नहीं पता है तो अपने पंचायत के लोगों से या अपने आस पड़ोस के लोगों से या अधिकारी महोदयों से डायरेक्ट मिलें, किसी को पैसा देने के पहले, क्योंकि ये सब सुविधाएं फ्री में प्रोवाइड करी गई हैं ज़्यादातर सेटअप्स में। सर, ये कहा जाता है झारखंड के अधिकांश हॉस्पिटल में कि डिलीवरी होने के बाद में ही आयुष्मान कवर करेगा, क्या ऐसी बातें हैं क्या? देखिए, इसके बारे में मैं एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको उसके बारे में जो एंटाइटलमेंट्स हैं, डिलीवरी होने के पहले जो नवजात शिशु तो बाद में होता है, उसके पहले जो गर्भवती स्त्री है उसके अपने राइट्स और एंटाइटलमेंट्स हैं। तो उनके जो भी राइट्स और एंटाइटलमेंट्स हैं, डेफिनेटली अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी के राइट्स हैं, JSSY स्कीम्स हैं और पहले एंटीनेटल केयर हमारे सब सरकारी अस्पतालों में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए आशा वर्कर्स को भी प्रोत्साहन दिया जाता है और वो साथ में लेके उनको आते हैं तो उनको भी कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए आएँ और जब उनके साथ जो आशा वर्कर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो उनके राइट्स के बारे में वहाँ के अधिकारीगण से वो फैसिलिटेट कर सकती हैं।
रदर दैन मरीज़ उस समय परेशान रहता है, वो कई बार उसकी एजुकेशन लेवल इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो वो जो अपने साथ आशा बहन है या उसके घर के कोई पढ़े लिखे लोग हैं साथ में, उन लोगों से या वहाँ पे जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे अपने राइट्स और एंटाइटलमेंट के बारे में पूछें। सर, ये आयोजन में आप बतौर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर शामिल हुए, दिल्ली से आए हैं, आप क्या यहाँ के डॉक्टर्स को टिप्स दिए? क्योंकि बहुत सारी डॉक्टर्स यहाँ पर जो हैं उन पे काफ़ी लापरवाही की भी बातें सामने आती है, या फिर मरीज को किस तरह से ठग लिया जाए, तो इस पे किस तरह का टिप्स आपकी तरफ से दिया गया है, कुछ खास है? देखिए, ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी ये 15 तारीख से चल रही है, जिसमें इनिशियली 2-3 दिन के लिए हमारी काफ़ी वर्कशॉप थी, जिसमें हैंड्स ऑन स्किल बिल्डिंग किया गया, जिसमें कि कृत्रिम तरीके से सांस देने के बारे में एक वर्कशॉप थी, उसके बाद NIV के ऊपर वर्कशॉप थी, बहुत सारी, जिससे हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज और उनकी स्किल बढ़ती है। तो पहले तो ये फोकस था। फिर उसके बाद जो कल और आज का प्रोग्राम था, उसमें सीनियर लेवल के जो लोग पूरे भारतवर्ष में हैं, जो एक नवजात शिशु की देखभाल उचित तरीके से कैसे हो, उसमें जो रीसेंट एडवांसेस हैं, वो सब चीज़ों के बारे में उन लोगों को बताना। और मेरा जो एरिया था मेनली वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट या गुणवत्ता में कैसे सुधार लाना है एग्जिस्टिंग संसाधनों के अंदर, यानी कम संसाधन में बेहतर इलाज। जी, कम संसाधन में उचित गुणवत्ता के साथ बेहतर इलाज, मरीज और उसके परिवार की भागीदारी के साथ। ये कैसे संभव हो सकता है, कम संसाधन में बेहतर इलाज? जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं कि कम संसाधनों का मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ भी संसाधन नहीं है, आप ओपन फील्ड में मरीज का इलाज नहीं कर सकते। तो सरकार की भागीदारी इतनी बनती है इसमें कि उनको बेसिक रिसोर्सेज, वहाँ पे मैन पावर, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है। लेकिन क्या हम अपने को क्वेश्चन करें कि हमारी जितनी मैन पावर प्रोवाइडेड है या हमें जितने संसाधन दिए हैं, क्या हम उसे 100% यूटिलाइज कर सकते हैं, कर रहे हैं? तो आंसर होगा कि शायद हम पूरी तरह कभी कभी कर रहे हैं, कभी कभी नहीं भी कर पा रहे हैं। डॉक्टर्स को भगवान भी माना जाता है। जी, और इसमें हम केवल डॉक्टर और नर्सेस को नहीं बोलेंगे, ये पूरा एक हेल्थ सिस्टम का इशू है। और इसमें हमने 2 चीज़ों पे फोकस करना है कि कार्यशैली में बदलाव और कार्य क्षेत्र को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि हम अपना एक एफिशिएंट वे में एक कम संसाधनों को यूज़ करके एक बेटर आउटकम दें। और इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ केयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया है। जो आयोजन 2 दिन से हमने किया है, इसके अंदर काफ़ी बाहर से स्पीकर्स आए हैं, जिसमें जो कुछ मुख्य स्पीकर हैं, जिसमें डॉक्टर देवी दयाल सर आए हैं PGI चंडीगढ़ से, डॉक्टर विक्रम दत्ता नई दिल्ली से, डॉक्टर NK काबरा जी मुंबई से, और डॉक्टर रंजन पेशवार हैं, वो बेंगलोर से आए हैं। इसके अलावा लगभग 25 स्पीकर्स हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, जो अपने क्षेत्र में स्टालवर्थ हैं। और पिछले 2 दिनों में एक काफ़ी कॉम्बो रहा है प्रैक्टिकल का और जो न्यू एडवांसमेंट हुआ है इस क्षेत्र में, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को सम्मिलित किया गया, समाहित किया गया। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जो यहाँ के पीडियाट्रिशियंस हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। सर, ये कुपोषण आज भी झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है। तो कुपोषण एक राष्ट्रीय समस्या है और दुर्भाग्यवश झारखंड इसमें प्रथम स्थान रखता है। सर, नक्सलवाद से भी सबसे बड़ी समस्या के रूप में सरकार इसे देखती है, तो क्या डॉक्टर्स स्तर से आप लोग कुछ ऐसा आयोजन पे कभी इन फ्यूचर आप लोग इस पर कुछ विचार? जहाँ भी हम लोगों को कुपोषण के बारे में बात करने की या काम करने का मौका मिलता है, हम लोग ज़रूर करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, लेकिन इससे निपटने के लिए आप क्या करें, महत्वपूर्ण ये है कि इसके लिए क्या कार्य किया जा रहा है। इसमें ज़्यादा जो है सरकार का हाथ है कि इसको सही से आप कैसे डील करते हैं। जब तक सामाजिक उत्थान नहीं होगा, अफोर्डेबिलिटी नहीं बढ़ेगी समाज की, समाज में शिक्षा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ डॉक्टर इसको बहुत कुछ नहीं कर सकते। हम बीइंग ए पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट, यहाँ का जो एक डॉक्टर समुदाय है वो अपने तरफ से हमेशा से इससे निपटने के लिए एक्टिव रहा है, कार्यरत रहा है, प्रयासरत रहा है। लेकिन ये जैसा मैंने बताया कि ये एक सामाजिक और सरकारी ज़्यादा प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू ए मेडिकल प्रॉब्लम। सर, एज ए डॉक्टर आप इस चीज़ को किस रूप से देखते हैं कि आज भी गांव देहात में खाट में ढो के ही शिशु जच्चा बच्चा को लाने का काम किया जाता है? निश्चित तौर पर बहुत दुख की बात है कि आज भी हम इतने पिछड़े हैं कि बेबी के ट्रांसपोर्ट के लिए, इवन एडल्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है। जो भी होता है वो कागजी कार्रवाई होती है। और कुछ स्वयंसेवी संस्थान हैं, जो ज़्यादातर स्वयंसेवी संस्थान भी इसमें पर्सनल फ़ायदा ही देखते हैं। तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यवश है मेरे लिए भी और हम तमाम समाज के लोगों के लिए, चाहे हम डॉक्टर हों या आम जनता, ये एक दुर्भाग्यवश स्थिति है।
सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेना बिल्कुल सरकार को भी लेना चाहिए और हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि अगर हम अच्छा अफोर्ड कर रहे हैं, अगर हमारी अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो हम अपने पड़ोसी को भी ध्यान रखें। परिचय बता। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है, मैं बालपन चिल्ड्रन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। एक डॉक्टर्स थे और ईस्ट जोन में काफ़ी व्यापक रूप से शिशु रोग संबंधित कई बातों पर विचार विमर्श हो रहा है। बाकायदा कुपोषण हो या फिर शिशु मृत्यु दर हो, तमाम बातों पर डॉक्टर्स का ध्यान केंद्रित है। इस पे डॉक्टर्स का ये कहना है कि सरकार भी अपने तरफ से कुछ ठोस कदम उठाए ताकि कुपोषण जो नक्सलवाद से भी बड़ी समस्या उभर कर झारखंड में सामने आई है, उस पर ठोस निर्णय के तहत उस पर व्यापक काम हो सके। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।